अस्सलाम वालेकुम। सेनेट सीट्स के हवाले से कंट्रोवर्सी जारी है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हर सूबे के अंदर एक या दो नाम ऐसे हैं जहां पार्टी टीयर से ख़ुद से आवाज़ें उठ रही हैं कि इन लोगों को, जैसे बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर साहब को टिकट दी गई तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा कि इतने करोड़ में ये टिकट आई और उनका ताल्लुक भी पीटीआई से नहीं है, तो इनको कैसे टिकट मिल गया। टिकट वापस हुई। जिन दूसरे साहब को, ज़हूर साहब को टिकट मिली तो उनके ऊपर जहांगीर तरीन ने डिसिप्लिन के ऊपर एक ख़त लिखा हुआ है, वो ख़त सोशल मीडिया पे घूमना शुरू हो गया। सिंध के अंदर जिन दो लोगों को टिकट मिला है उसके अंदर फैसल वाडा साहब भी और दूसरे उनके सैफुल्लाह अबड़ो, दोनों के ऊपर शोर जारी है। और ये सूरत हाल मेरे ख़्याल में काफ़ी एक्सपेक्टेड थी कि पार्टी के अंदर से लोग इस तरह की आवाज़ें उठाएंगे, लेकिन ये मालूम नहीं है कि फ़ैसला साजी के वक्त प्राइम मिनिस्टर ने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने फ़ैसले लिए, क्योंकि अब्दुल कादिर का नाम बहुत ही मुतनाज़ा है। अबड़ो साहब के ऊपर जो करप्शन एलिगेशन की तफसील सामने आ रही है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसी तरीके से ये जो साहब सैयद ज़हूर आ गए, इनके ऊपर अगर वो जहांगीर तरीन के ख़त को सामने रखें तो बनी गाला के अंदर एक मीटिंग के अंदर डिसिप्लिनरी इशू के ऊपर सवालात उठाए गए। एक और साहब हैं, वो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है और सबसे बड़ा लतीफ़ा जो है या मीम्स कह लें वो हफीज़ शेख साहब के मुतल्लिक़ है। आम तौर पर उनके ऊपर लतीफ़ा ये चलता है कि हफीज़ शेख जो कुछ करते रहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, फिर उन्होंने आसिफ जरदारी के साथ सेनेटरशिप, पहले उनके सेनेटर थे और वज़ीर बने, फिर आसिफ अली जरदारी के साथ वज़ीर भी बने और सेनेटर भी बने। जब आसिफ अली जरदारी को ज्वाइन किया तो वो कहते थे कि ये मुशर्रफ की खुराबियाँ हैं जो हमें विरसे में मिली, हालांकि उस वक्त भी खुद वज़ीर थे। फिर अब वो तहरीक इंसाफ के वज़ीर बन गए। अब वो कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ दौर की खुराबियाँ हमें विरसे में मिली थी, उस वक्त भी यही थे, पहले भी यही थे और आज भी यही हैं। तो ये ऐसा लामुतनाही सिलसिला है हफीज़ शेख साहब के पास कि वो मुशर्रफ साहब के साथ भी क्वालिफाई करते हैं, आसिफ अली जरदारी के साथ भी क्वालिफाई करते हैं। और 2013 के इंतखाबात से पहले जो केयर टेकर सेटअप था, इसकी पूरी इनकी कोशिश थी कि नून लीग वाले इनको सपोर्ट करते हुए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो ये वज़ीर ख़जाना से एलिवेट करते हुए निगरान वज़ीर आज़म बन जाए। नून लीग वालों ने ऐन वक्त के ऊपर अपनी हमायत से इनसे हाथ खींच लिया, तो ये निगरान वज़ीर आज़म बनते रह गए। तो अब दोबारा उनको फिर मौका मिल गया तो दोबारा वज़ीर ख़जाना भी बन गए और दोबारा वो सेनेटर भी बनने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी सियासत कुछ ऐसी है, उसमें नज़रियात का शायद दखल कोई नहीं है, बस कुछ लोग ऐसे हैं उनको मौका मिल जाता है मुख्तलिफ़ हुकूमतों में, चाहे वो मिलिट्री टेक ओवर हो जनरल मुशर्रफ का, वो आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या वो इमरान खान की तब्दीली, नया पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे के साथ हो, सब में उस बंदे को मौका मिल जाता है। तो ये कंट्रोवर्सीज़ हैं जो हमारे सामने हैं। पीटीआई के अंदर से जिन लोगों की आवाज़ें आई, सुनिए उन्होंने कहा क्या। मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है, मैं हफीज़ शेख को वोट नहीं दूंगा, एब्सटेन करूँगा। ओके, एब्सटेन रहे, बैठ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँगा कि मैं किसी और को वोट दूँ। बिल्कुल ठीक। एक आदमी पार्टी में है ही नहीं, आया ही नहीं है, पहले वो आए, हल्फ उठाएं, 4-5 महीने गुजारें, फिर उनको ले आएंगे सेनेट में। हमारे अपने पार्टी के उन दोस्तों से गिला है जो इन्हें ले गए हैं खान साहब के पास। उन्होंने पार्टी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, तो इसका नाम जब कोई लेता है तो वो 70-80 करोड़ रुपए जहन में आ जाता है। हम खान साहब से पुरजोर अपील करते हैं कि इस फैसले पर नजरसानी करें। लेकिन पीएमएलएन भी कहीं पीछे नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर नवाज़ शरीफ जो तकरीरें किया करते थे, वो तकरीरें तो सुन के लगता था कि नवाज़ शरीफ साहब तो बिल्कुल कह रहे हैं कि ये इंसानों की बस्ती है, इसमें ऐसे बंदे की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अब वो मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर पीडीएम ने मैदान में उतारे। मेरा गिलानी साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर नवाज़ शरीफ साहब की ज़ुबानी सुने तो सुनिए क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी यूसुफ रज़ा गिलानी को सजा दी है और गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। ये प्रोग्राम का एक हिस्सा तो हम इन्हीं सेनेट इंतखाबात पे करेंगे। वहीं पे एक कैंडिडेट हैं जो चित्राल से, फलक नाज, वो सामने आई हैं और वो कहा जाता है कि एक वर्कर हैं और एक वर्कर को चुन के सेनेटरशिप के लिए नामज़द किया गया। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी रवायत है। अगर पीपल्स पार्टी ने भी कुछ ऐसे लोग नामज़द किए हैं
PMLN से भी ऐसे लोग सामने आए जो पैसे के बलबूते के नहीं, सिर्फ पार्टी एफिलिएशन वर्कर के तौर पर जिनको टिकट से नवाजा गया। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा हिस्सा हमारा जो पॉलिटिकल आपस में डिबेट चल रही है इस वक्त, इमरान खान वर्सेस PMLN या इमरान खान वर्सेस मरियम नवाज़, उसकी क्या सूरत हाल है? तो एक आमने सामने इमरान खान और मरियम नवाज़ का हमने बनाया, पहले वो आपको दिखाते हैं, दिखाइएगा जी। मुल्क के लिए बुरा है कि रिश्वत चलती है और वो लोग सेनेट पे पैसे देके आ जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं शो ऑफ हैंड्स पे है। आज जब तुम्हारे अपने MLA और MP खिसक रहे हैं तो तुमको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। वीडियो रिलीज करने वाले भी खुद, वीडियो बनाने वाले भी खुद, पैसे लेने वाले भी खुद, पैसे देने वाले भी खुद। यही लोग रोएंगे जबकि देखेंगे तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स, ये लोग रोएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूँ, अगर खुफिया वोटिंग हुई तो बाद में ऑपोजिशन वाले ही रोएंगे। वाह 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 वाह, इतना तुम्हें ऑपोजिशन का ख्याल कब से आना शुरू हो गया? ये कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि पैसे लेके अपनी वोट बेचे? ये एक इलेक्शन नहीं है, ये एक जंग है, जंग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलब किया हुआ है और सेनेट इंतखाबात के हवाले से ऐन मुमकिन है कि कोर्ट का एक ऑर्डर ही ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए रास्ता हमवार कर दे, क्योंकि आइनी तरमीम शायद मौजूदा सूरत हाल में ना हुकूमत के लिए ना अपोजिशन के लिए लगता नहीं है कि कोई ताउन की ऐसी राह खुली है कि आइनी तरमीम कर गुजरेंगे सेनेट इंतखाबात से पहले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर यकीनन एम्पावर कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, या उसको याद दिला सकता है कि आपकी ज़िम्मेदारी है, ये इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है ये कि इंश्योर करे कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक हो, और अगर करप्ट प्रैक्टिसेस सामने आए तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए ये कोर्ट तय कर सकती है। ऐन मुमकिन है कोर्ट इसके बारे में गौर करे। मरियम नवाज़ जलसे के अंदर सिलेक्टर्स के हवाले से एक बयान आपको सुनाते हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ आते हैं कि मेहमान हमारे कौन कौन है साथ। दिखाइएगा जी क्या कहा है उन्होंने जलसे में। लोग सिलेक्टर्स ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। मैं भी सिलेक्टर्स ਨੂੰ कहना चाहनी हाँ कि चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ बहुत वड्डी गलती हो गई, चलो जाओ माफ कीता, ਹੁਣ ਇਹ गलती फेर कदी ना करिया जे। सिलेक्टर्स ਨੂੰ ਜਦੋਂ लोग बुरा भला कहते ने ते यकीन करो वजीराबाद वालियो मैनू बुरा लगता है, क्योंकि इदारा ते आखिर साडा ही है ना। मेरे प्यारे सिलेक्टर्स, अब ये काम ना करना पाकिस्तान के साथ, अपना काम करो, जेड़ा आईन ने ताड़े जिम्मे लाया है वो काम करो, लोकां दे काम विच तुसी दखल अंदाजी ना करो। जो मेहमान है आज हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब हैं PMLN से हमारे साथ, और फैसल करीम कुंडी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दोनों को खुशामदीद कहूँगा। मिफ्ता साहब आपसे आगाज़ करता हूँ प्रोग्राम का। फरमाइएगा, सेनेट इंतखाबात शफाफियत को यकीनी बनाना है, पैसे का इस्तेमाल ना हो, वोट खरीदे ना जाएं, क्या करना चाहिए? सर, जो रिवायत खान साहब ने शुरू करी है, जो अब्दुल जब्बार साहब को या अब्दुल कादिर साहब को बलूचिस्तान से टिकट देकर, जिसका कोई पार्टी में जान पहचान नहीं था, एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, कहते थे 70 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए की भाव चल रहा है, इमरान खान ने खुद ही बताया था, फिर उसको टिकट दे दिया। कराची से फैसल वाडा साहब को टिकट दे दिया। वो तो इलेक्शन, आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, आइन के साथ। एक आदमी जो कि US सिटीज़न था, जिसने फॉर्म जिस दिन भरा, 2.5 साल से आप जो है वो कुछ न कुछ बहाने से कोर्ट में नहीं जाते। ECP भी साथ गेम खेल रहा है कि कुछ न कुछ करके उसको एक्सटेंशन दे रहा है। 2.5-3 साल हो गए। अब ECP ने क्या कर दिया कि 50,000 रुपये का जुर्माना कर दिया। अरे इतना बड़ा जुर्माना कर दिया आपने, अब तो जमहूरियत फलपने लगेगी पाकिस्तान में। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। 2.5 साल से एक आदमी जो कि US सिटीजन था उसको आप नहीं हटा सके, लेकिन दूसरे तरफ आप जो है उसको मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे उनको आपने 1 या 2 दिन के अंदर, वो हारून अख्तर साहब वगैरह को आपने छुट्टी कर दी थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको फिर टिकट दी। वो उनके लोग क्या कह रहे हैं वो आप खुद जानते हैं। तो इमरान खान साहब का तो कभी भी जमहूरियत के साथ या कोई भी अच्छी मुस्बत चीज़ के साथ रहा ही नहीं है। इन्होंने तो हमेशा अपना फ़ायदा उठाया है। सुल्तान मोहम्मद खान साहब जो पैसे देते हुए पकड़े गए, उनको टिकट दे दिया अपना। उसके बाद उनको न सिर्फ टिकट दे दिया बल्कि वज़ीर कानून बना लिया। जब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो उन्होंने टिश्यू पेपर की तरह उनको फेंकने के लिए उन्हीं का वीडियो रिलीज़ कर दिया। इनके स्पीकर के घर में पैसे गिने जा रहे हैं। इनका चीफ मिनिस्टर जो था उस वक्त वो पैसे गिनने में, पैसे देने लेने देने में इन्वॉल्व है। सब लोग ये कह रहे हैं, ये कहाँ से कुछ बोल कर सकते हैं? शफाफ इलेक्शन भाई
पाकिस्तान में होने चाहिए। आइन को हमारी तो ये वो है शिक है कि आइन के अंदर 3 इलेक्शंस जो हैं पाकिस्तान में, नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली, सॉरी प्रोविंशियल असम्बली और सेनेट जो है वो सीक्रेट बैलेट से होते हैं। आपको हटाना है सीक्रेट बैलेट, हटा दीजिए। मेरी इस्तदा ये है कि पूरा रिफॉर्म करिए। आप चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो है वो भी आप ओपन बैलेट पर कराएं, वो नहीं कराते ये। आप अगर देखें कि अगर एक आदमी शफाफियत चाहता हो सचमुच, और सचमुच ईमानदारी से वो चाहता हो कि ईमानदारी से इलेक्शन हो, तो चेयरमैन और वाइस डिप्टी चेयरमैन के सेनेट के इलेक्शन भी ऊपर होने चाहिए। उसका आप बना करते हैं। आपने क्या करा है पिछले 2 इलेक्शन में सेनेट के चेयरमैन का, वो पूरा पाकिस्तान जानता है। आपने क्या करा है बलूचिस्तान के अंदर, वो पूरा पाकिस्तान जानता है। तो इमरान खान साहब के पास तो कोई भी मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है कि ये बात करें। बहरहाल ये हमारा मुल्क है, हम इसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मैं सचमुच ये बता रहा हूँ कि देखें आइन के साथ भी आइन की भी एक बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। ये आइन का जो शिक है वो ऑर्डिनेंस से चेंज नहीं हो सकती है। उसके अंदर आप किसी फॉरेन, उसके अंदर भी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो दोस्त हैं, जो मैं दोबारा इसकी तरफ आता हूं क्योंकि कोर्ट के अंदर केस है या अभी ऑर्डिनेंस से मामला तो आगे निकल गया। फलक नाज साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फलक बीबी। वालेकुम नदीम साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया फलक बीबी, आप ही की ज़बानी, क्योंकि बहुत से लोग शायद पाकिस्तान सारे में आपसे मुतारिफ ना हो, तो आज इस प्रोग्राम की वसातत कुछ पता चल जाए कि आपका ताल्लुक चित्राल से है, किस इलाके से है, कोई गाँव, उसका कोई हवाला, और कैसे यहाँ तक का सफ़र आपका शुरू हुआ। नदीम मलिक साहब, मेरा ताल्लुक चित्राल के एक पसमंदा एरिया तोरखो से है। गाँव का नाम है तोरखो है। उस इलाके से मैं ताल्लुक रखती हूँ। ठीक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कब से आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं? मैं पाकिस्तान तहरीक पॉलिटिक्स तो मैं तो यूनिवर्सिटी के ज़माने से मैं पॉलिटिक्स करती थी, लेकिन इमरान खान के फलसफे से मुतासिर होकर 2013 में मैंने PTI ज्वाइन किया। तो आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है और कितना पढ़ा हुआ है? मैंने BA मैंने चित्राल से किया था, और फिर उसके बाद मैंने उर्दू लिटरेचर में मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। उसके बाद मैंने बैचलर एजुकेशन भी पेशावर यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद फिर मैंने चित्राल के एक मशहूर मिशनरी स्कूल है, GD लैंडलैंड के स्कूल के नाम से पहचाना जाता है। उस स्कूल में मैंने 2 साल मैंने एज एजुकेशनिस्ट मैंने वहाँ पर भी मैंने पढ़ाई है। उसके बाद फिर मैंने समाजी कामों में भी हिस्सा लिया। सियासत के साथ साथ मैंने ड्रग एब्यूज पे काम किया है पूरे KPK पे। उसमें फाटा भी शामिल है, उसमें मलेखंड डिवीजन भी शामिल है, उसमें पेशावर भी शामिल है। वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। और आपको कैसे चुना गया टिकट के लिए? टिकट के लिए इस बात को ये मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे जितने भी ग्रास रूट के जो वर्कर हैं, जो नजरियाती PTI के वर्कर हैं, जो पिछले हुए वर्कर हैं, उनके लिए ये एक उम्मीद की किरण साबित हो गई है। मुझ जैसे पसमानदा एरिया जो चित्राल, और उसको भी चित्राल के तारीख में, सिर्फ चित्राल के नहीं बल्कि मलेखंड के तारीख में पहली बार इमरान खान ने पहली बार मुझ जैसे वर्कर को, जो एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है, और उसने मुझे टिकट देकर दूसरे पार्टियों के लिए एक मिसाल उससे कायम कर ली है। यकीनन ये एक काबिल सताइश फैसला है, लेकिन आप फलक बीबी इसको कैसे कंपेयर करेंगी कि जब 3-4 ऐसे नाम नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम यही है कि वो करोड़ों रुपए में टिकट लेने में कामयाब हुए, और एक तरफ फलक नाज होगी जो एक वर्कर है जो सोशल इश्यूज़ पे काम करती रही है और पार्टी के हेड ने उसको भी चुना है, ये इसको कैसे दोनों चीज़ों को आपस में मुआवजा करेंगे? जी नदीम मलिक साहब, जहाँ तक इल्ज़ाम की बात है, ये इल्ज़ाम तो हर पार्टी पे लगाया जाता है, लेकिन इमरान खान जब तक मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह इसको जिंदगी दे, हमारा लीडर जब तक है, कभी भी हमारे पार्टी में कोई ऐसी हालात नहीं होंगे। अच्छा, एक और आपसे पूछ लूँ, अगर फलक नाज सेनेटर बनती हैं, जो यकीनन बन जाएंगी, आपकी पार्टी की बड़ी वाज़ेह KP के अंदर अक्सरियत है और उनके नंबर्स पूरे हैं, कोई इबाहम नहीं है उसमें, आप यकीनन सेनेटर मुंतखब हो जाएंगी, सेनेटर बन के क्या करना चाहेंगी? नदीम मलिक साहब, मैं एक आपके प्रोग्राम की वसातत से एक बात मैं आपको बताऊंगी। आजकल आपने सोशल मीडिया तो हर कोई देख रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। खान साहब ने मुझ जैसे वर्कर को, एक ग्रास रूट लेवल की वर्कर को जब टिकट दिए हैं, आप लोग सोशल मीडिया में देखें, एक फेसबुक में टॉप ट्रेंड बन गया है कि मेरा ही नाम चल रहा है पूरे
पाकिस्तान में। वो वजह ये है कि मैं एक अपना वर्कर हूँ, इस वजह से इस बात को भी, और ये क्रेडिट आपको भी जाता है, आपके जो चैनल है इसने सबसे पहले मेरा इंटरव्यू किया और मुझे ये वो दी ना, इज्जत दी, और मुझे सबसे पहले ये क्रेडिट आपको जाता है। आपने मुझे लाइव आप मुझे दिखा रहे हैं, और मेरे जो वर्कर है, जो मेरे साथ खवातीन हैं, उनमें भी उम्मीद पैदा होगी कि आज मैं एक चित्राल जैसे पसमानदा एरिया से उठ के आज मैं आपके साथ एक प्रोग्राम में मैं लाइव। फलक बीबी, आप जैसे जो वर्कर्स हैं इनको मौका मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये काबिल इस्ताइश फैसला है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप बनती है सेनेटर, अगर आप सेनेटर बनती है फलक नाज, तो फिर आप क्या करना चाहेंगी? आपकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी सेनेट के अंदर? क्या फोकस होगा? किस पे काम करना चाहेंगी? विमेन इश्यूज, ड्रग अब्यूज, बच्चों के इश्यूज? मैं बेसिकली पार्टी के एक नुमाइंदा हूँ। मैं बेसिकली मलखान डिवीजन की, मैं वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा काम जो है तंजीम साजी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, मैंने चित्राल के एरिया में, अपर चित्राल, लोअर चित्राल में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे चित्राल की तारीख में पहली बार मैंने तंजीम साजी की है खवातीन की। तो उन खवातीन के जो इशू है, जो हमारे पसमानदा खवातीन है, उनके एजुकेशन का मसला है, उनके हेल्थ का मसला है, मतलब यूथ के जो है वो आजकल वहाँ पर एक बड़ा इशू चल रहा है सुसाइड का, तो वो काफी बड़ा गंभीर मसला बन चुका है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं उसकी आवाज उठाऊं असेंबली में। अगर अल्लाह ने इज्जत दी, अगर अल्लाह ने चाहा, आप लोगों की दुआओं की बरकत से अगर मैं असेंबली में पहुंच गए तो सबसे पहले मैं यही काम करूंगी, और मैं अपने गवर्नमेंट की मदद से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो खवातीन के लिए जो मतलब साजगार साबित, तो ऐसे प्रोजेक्ट में ले जाऊंगी जो मेरे जो पीछे हुए तबका है वहाँ पर, जो मेरे पसमानदा खवातीन बहनें हैं जो अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए काम करूंगी। अच्छा, मेरी नेक ख्वाहिशात हैं जी आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे और आप आएँ और अच्छा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। खुश रहिए आप। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं फलक नाज। और फैसल कुंडी साहब के पास चलते हैं। फैसल कुंडी साहब, आप फरमाइएगा, केपी असम्बली गुज़श्ता इंतखाबात के मौके पर ये शायद हॉर्स ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा मरकज़ थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों के साथ 2 सेनेटर मुंतखब करवा लिए थे। एक वीडियो स्कैंडल हमारे सामने मौजूद है। कैसे सब कुछ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, पिछली असम्बली से थोड़ा सा मैं कहूँगा, 2015 में भी एक ऐसा इवेंट हुआ था। परवेज़ खटक साहब हमारे वज़ीर आला थे, और उसमें उन्होंने ये किया था कि उन्होंने अपने पहला वोट जो कास्ट हो रहा था, एक टेक्निकल चीज़ होती है, अपने 2 मेंबर्स भेजे, उनको कहा कि आप वोट बाहर निकाल के लाएँ ताकि हम जो है ख़ुद ही फिल करें, और वो हुआ था। आप आज भी उसकी असम्बली कार्रवाई निकालें। हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने उनको रोका कि इनके जो MPAs हैं ये वोट बाहर निकाल रहे, उन्होंने खाली कागज़ डाला हुआ है इसके अंदर, बैलेट बॉक्स के अंदर। 2 घंटे तक वो लड़ाई चलती रही, और आखिर में जो है वो चीज़ हुआ कि जी नहीं, बस इसको ये करने दें, और बाद में उस बॉक्स से निकले थे खाली वोट। तो वो 2015 की बात थी। अब आ जाते हैं 2018 पे। 2018 में बिल्कुल आपकी बात है कि एक वीडियो स्कैंडल भी आया है, और इसमें ये इल्ज़ामात भी लगे कि इनके मेंबर जो हैं वो ख़रीदो फरोख्त हुए हैं। अब ये है कि अभी भी हमारा PDM का आज भी इजलास था। इसमें देखें, सिर्फ ये नहीं कि आज भी पीपल्स पार्टी के जो हैं वो 5 मेंबर्स हैं, और हम PDMs के साथ लड़के हमारे पास तकरीबन 39-40 मेंबर्स हैं इस वक्त PDM के। हम मुतफ़िक़ा तौर पर लड़ेंगे। उस वक्त भी हमारी अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था। हमें ख़वातीन सीट पर लड़ रहे थे और हम जनरल सीट पर लड़ रहे थे, और हमारा कैंडिडेट में कोई ऐसा मालदार कैंडिडेट नहीं जिसको आप कह सकते हैं कि जी वो बिल्कुल कोई ATM मशीन नहीं। 7 नशिस्तों से देखें, कोई मैजिकल नंबर नहीं। 7 नशिस्तों से आप 2 सेनेटर मुंतखब करवा लेते, 17 + 17, ये इतने वोट्स आपको चाहिए थे और आप ले गए। ये मौजूदा था, ये मौजूदा वैसे नहीं हो सकता। मैं आ रहा हूँ, मैं आखिरी मैं अपने नहीं, मैं अभी वाइंड अप करूँ। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट और दें, मैं आपको बताता हूँ। अब ये है कि वीडियो बनी है, वीडियो लीक हुई है। अब इस पे ये होना चाहिए कि एक पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। पार्लिमानी कमीशन बनने से पहले जिन लोगों पे इल्ज़ामात PTI के अपने MPA ने लगाए हैं, परवेज़ खटक साहब जो वज़ीर दिफा हैं, और असद कैसर साहब जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उस वक्त एक चीफ मिनिस्टर था और एक सूबाई असम्बली का स्पीकर था, उन पर इल्ज़ामात लगे हैं। अब इमरान खान साहब अगर ईमानदार हैं और ताबेदार नहीं हैं तो अब वो बताएं कि उनसे रिज़ाइन लें, एक पार्लिमानी कमीशन बनाएं। उसमें अगर मैं गलत हूँ या नून के लोग गलत हैं या किसी और पार्टी के लोग गलत हैं, उनको सज़ा देनी चाहिए, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। लेकिन 3 मेंबर का एक कमीशन बनाया गया है जिसमें अपनी पार्टी के लोग डालें और परवेज़ खटक और अपनी पार्टी को क्लीन चिट देना चाहते हैं।
ये सरासर गलत है। आप अगर चोरों के ऊपर डाकू, अच्छा मैं इस इशू की तरफ दोबारा वापस आता हूँ। हमारे साथ मुबीन जुतोई साहब हैं पीटीआई सिंध से। जुतोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुतोई साहब क्या इश्यूज हैं जो सिंध से वोडा साहब और अबड़ू साहब को दिया गया है, क्या ये फैसला अच्छा फैसला? जी, ये कल से जो नॉमिनेशन फाइनल हुए हैं, सिंध से जो वाडा साहब हैं और सैफुल्लाह अबड़ू की जो टिकट इशू की है, तो कल हमने मुश्तरका जो सिंध के जो हमारे थे रहनुमा साहब थे, तो उनमें कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो नॉमिनेशन दी हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जारी हुई है। तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो खान साहब का हमारा विजन है, जो मेरिट का जो बुनियाद रखी है, जिसका हमारा मैनिफेस्टो है, तो उसको डील किया गया है। सर क्या मेरिट की क्या खिलाफवर्जी हुई है? क्या सैफुल्लाह अबड़ू में क्या खराबी है? नहीं, सैफुल्लाह अबड़ू में खराबी नहीं है। बात यह है कि एक विजन है हमारे खान साहब का जो मेरिट पे दी जाए। खान साहब ने खुद हर फोरम पे हम जो आवाज उठाते हैं। सर खराबी बताए ना, फैसल वाडा में और सैफुल्लाह अबड़ू में खराबी क्या है ये बताएं मुझे, क्यों नहीं देना चाहिए था इनको? मैं आपको बता दूं, कल से जो अंदरूनी सिंध जो नादरन सिंध रीजन है, सेंट्रल सिंध रीजन के जो कारकुनान जो मुहिम चलाई है सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ, उसकी वजह ये है कि सैफुल्लाह अबड़ू को आए हुए 1 साल हुआ है पार्टी में। उनको जो हमारा विजन था कि पार्टी के टिकट जो दी जाएगी वो वर्कर क्लास को दी जाएगी, जो तो आपके ख्याल में उनको क्यों दे दी गया टिकट? पहले ये किस जमात में थे? ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे। पीपल्स पार्टी से, तो फिर इनको क्यों टिकट दे दिया? होती थी तो ये आजाद लगते थे इलेक्शन। तो इनमें क्या खूबी थी सर, इनमें क्या खूबी थी? क्यों सेनेटरशिप के लिए टिकट मिल गया इन्हें, कैसे मिल गया? बिल्कुल यही बात थी। जिन्होंने रिकमेंड किया है खान साहब को, तो उनसे ही किसने रिकमेंड किया सर? कि खान साहब ने, किसने रिकमेंड किया? हमारे जो लीडरान थे, जो यहाँ के अलीम आदिल शेख साहब थे, इमरान इस्माइल साहब वालों ने जो सिलेक्शन की है, तो उस पर ही हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमने इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध को भी बताए हैं। हमारी अपील यही है कि खान साहब को कि ये आप देखें कि ऐसे बंदे को मुतल्ला आज़ाद जो बंदा अभी पार्टी में 1 साल हुआ है, तो इनको जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो उसमें वजह क्या है? जुतोई साहब आपको सिर्फ ये इतराज़ है कि 1 साल से वो पार्टी में आया तो अभी उसको नहीं मिलना चाहिए था, इसके अलावा तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है? क्योंकि कल रात से आपके लोग कुछ मैसेज और पेपर्स मुझे भेज रहे हैं और उसमें इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि ये करप्शन में मुलव्वस है, पुरानी खबरें की कटिंग निकाल के भेज रहे हैं। केसेस है लारकाना में जो ये इनके केसेस चल रहे हैं, जो मेन मतलब यही है नैब केसेस है इनके खिलाफ। जी बिल्कुल, इनके नैब केसेस चल रहे हैं। क्या केस है नैब का इनके खिलाफ? आप वजाहत करें क्या केस है? के जो ठेकों में जो है इनकी करप्शन है, वो उनके कॉल ऑफ नोटिस भी जो वायरल हुए हैं, जो लोगों ने फैलाए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमें एतमाद में लिया गया। हमने सिंध से, अंदरूनी सिंध से 13.5 लाख वोट उठाया है। ठीक है, लेकिन फैसल वाडा साहब पे तो इतराज़ नहीं है आपको? नहीं, फैसल वाडा साहब को तो हमने ये लिखा था कि ये डीसी होते तो उसमें पार्टिसिपेट करते तो वो बेहतर था। ये तो सुप्रीम फेडरल मिनिस्टर है। फिर वो जो खान साहब का फैसला था, तो अगर हमने अभी भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि खान साहब हमें सुने, हमारे जो इंटीरियर के टिकट होल्डर है उनके सुने, उसके बाद ये खान साहब जो फैसला करते हैं, अगर उसके बाद भी यही नॉमिनेट करते हैं तो हमें फिर एतराज़ नहीं है। हमें हमारा मौक़िफ़ है कि खान साहब हमें सुने और ये जो नॉमिनेशन हुई है इसको रिव्यू करें, चेक करें कि भाई ये दुरुस्त फैसला हुआ है। अगर खान साहब फिर भी इसको दुरुस्त करार देते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर शर्त ये कि हमें सुने। ठीक है मुबीन जुतोई साहब, वर्कर की आवाज़। मुबीन जुतोई साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर दोबारा इसके ऊपर गुफ्तगू जाइएगी। एक ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मिफ्ता साहब, आज सिलेक्टर्स की भी बड़ी बातें हुई मरियम के जलसे के अंदर। सिलेक्टर्स के साथ मामलात हैं क्या कभी तो आप लोग यलगार कर रहे होते हैं और कभी कहते हैं सिलेक्टर्स के खिलाफ कुछ बुरा भला कहा जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता? सर मैं तो पैकिंग ऑर्डर में बहुत नीचे हूँ, तो मुझे नहीं पता अगर कोई मामलात हैं तो सच्ची बात यह है, मतलब कि मुझे पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि मैं मरीम की जो आपने एक्सटेंडेड वो सुनाई थी,
और फिर इमरान खान साहब की भी आपने वो सुनाई थी। मेरा ये ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून की बात है और जिस पे हमारा PDM का अलायंस भी है, वो एक पॉइंट पे है कि मुल्क जो है वो आइन के तहत चलना चाहिए, दैट्स इट। बाकी इलेक्शन जो अगला होगा उस पर भी हम PDM की जो दूसरी जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा अपना नज़रिया है, उनका अपना नज़रिया है, PTI का अपना नज़रिया, उस पर कोई वो नहीं है। लेकिन जो एक चीज़ जिस पे हमारा इत्तेहाद भी इनके साथ है और हमारी जो गुजारिश है सबसे, वो ये कि मुल्क आइन के तहत चलना चाहिए, मातहत आइन के चलना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पर कोई भी ज़ीशऊर पाकिस्तानी डिसएग्री नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल सच्ची बात यह है कि इस तरह हमारे यहाँ नहीं होता और जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ता है, नताइज अच्छे नहीं होते। और अगर आज पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड तकरीबन हो गया है, कश्मीर हिंदुस्तान ले गया है, इनेक्स कर लिया है, हम यहाँ पे OIC की एक मीटिंग भी नहीं बुलवा सकते, फ़ॉरेन की मिनिस्टर्स की, या समिट नहीं बुलवा सकते। आज हमको मुसलमान मुल्कों में भी हमारी दोस्ती नहीं रही। आज हम बांग्लादेश से हमारी एक्सपोर्ट पता नहीं 2/3 है। आज हमारी ग्रोथ रेट साउथ एशिया में सबसे कम है। आज हमारा इन्फ्लेशन साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए ये हम सब के लिए जो एलीट्स हैं पाकिस्तान के, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं, हम सब के लिए लम्हाए फ़िक्रिया है कि क्या हम पाकिस्तान को जिस तरह से चला रहे हैं, क्या ये बेहतर है? क्या हमको रीथिंक करना चाहिए? क्या जो डिफरेंट हमने चीज़ें बांटी हुई हैं, हिस्से मतलब बांटे हुए हैं कि ये आप करें, ये आप करें, क्या ये हिस्से जो बांट है ये सही है, या हमको रीथिंक करना चाहिए कि हमको पाकिस्तान कैसे चलाना चाहिए? आज पाकिस्तान का 90% जो है वो GDP जो है वो पाकिस्तान का कर्ज़ जो है वो 90% GDP हो गया है, तेज़ी से बढ़ रहा है कर्ज़। इमरान खान साहब के 2.5 सालों में 12,000 अरब रुपयों से ज़्यादा कर्ज़ बढ़ चुका है। जो 70 साल में कर्ज लिया था उसका 40% हिस्सा इमरान खान ने डाल दिया 2 साल में, और अगले 2 साल में और भी तबाही होगी। तो हमको ऐसे पाकिस्तानी सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क में PDM के फोरम से आप लोगों ने जितने बड़े दावे किए थे, वो दावे तो बहुत ही ऊंचे थे, बुलंदो बाला थे कि इस्तीफे मुंह पे मार देने हैं, इमरान खान की हुकूमत बस जाने ही वाली है। और उसके बाद आप लोगों का जो उल्टे कदमों का सफ़र है वो भी उसी तेज़ रफ्तारी से जारी है। तो ये मुझे मालूम नहीं है कि आपके पास कोई डायरेक्शन है भी, या सिर्फ आप जलसों में तकरीरें करके वो रंग भर के मसाला डाल के चले जाते हैं, क्योंकि अभी तक आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए कोई रोड मैप कोई नहीं है आपके पास। सर देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत सही मानों में नफाज हो और पाकिस्तान के लोग बेटर ऑफ हों। अगर पाकिस्तान के अंदर 2 साल में चीनी की कीमत 55 रुपये से 110 रुपये हो जाती है और क्लियरली 400 सर, लेकिन एक स्टेज वो थी कि आप आर्मी चीफ के और DGI के नाम लेकर जलसों में बुलाते थे, और फिर वहाँ से आप लोगों ने सफ़र का आगाज़ किया कि हमने तो इस हुकूमत से बात ही नहीं करनी, इस हुकूमत के सिलेक्टर से बात करनी है। और फिर वहाँ से आप जो पीछे मुड़ना शुरू हुए हैं तो आपको ब्रेक ही नहीं लग रही, भागे जा रहे हैं। मैं आज आपको दोबारा आज वाली तकरीर का हिस्सा दोबारा दिखाता हूँ। मरियम वाला आज वाला वो सिलेक्टर वाला हिस्सा दोबारा सिखाएगा जिधर याद आनी हो जाए। लोग सिलेक्टर्स नूं पुछदे ने कि साडे सिर ते तानू बिठान वास्ते इहो ही सौगात मिली सी। मैं भी सिलेक्टर्स नूं कहना चाहनी हाँ कि चलो ताडे कोलों बहुत वड्डी गलती हो गई, चलो जाओ माफ कीता, हुण ये गलती फेर कदी ना करिया जे। सिलेक्टर्स नूं जदों लोग बुरा भला कहंदे ने ते यकीन करो वजीराबाद वालिओ मैनू बुरा लगता है, क्योंकि इदारा ते आखिर साडा ही है ना। मेरे प्यारे सिलेक्टर्स, अब ये काम ना करना पाकिस्तान के साथ, अपना काम करो, जेड़ा आईन ने ताड़े जिम्मे लाया है वो काम करो, लोकां दे काम विच तुसी दखल अंदाजी ना करो। आपको लगता नहीं है मिफ्ता साहब कि आपके पास बाकायदा एक डायरेक्शन जो है वो 3-4 माह से है कोई नहीं है? कभी आप राइट को चल पड़ते हैं, कभी लेफ्ट को चल पड़ते हैं। सर देखें, हम तो 26 मार्च को मेरे ख्याल से लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद पे। हम हो सकता है हमसे कोई सियासी हम वो नहीं हुआ हो, टेक्निक्स हमारी इतनी अच्छी ना हो, हम ऑब्वियसली 10 पार्टी का अलायंस है, हम सबको लेके चलते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल बात है हमारी वो ये है कि यार जिस मुल्क के अंदर आप 33% प्राइस बढ़ा दें 2 सालों के अंदर कीमतें, जिसके अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर आटे की कीमत डबल कर दी, चीनी की कीमत डबल कर दी, आप एंटी करप्शन की बात करते हैं, आपका वजीर जो है 15 दिन में आता है, अद्वियात की कीमत, दवाइयों की कीमत 500% बढ़ा देता है, कोई दवाई 300% महंगी है, कोई दवाई 200% महंगी है, उसको आप जस्टिफाई करते हैं। आपने पेशावर मेट्रो बनाया, आप सारा दुनिया को आप बोलते रहे कि सब लोग करप्ट हैं, आप एक ईमानदार हैं। जो करप्ट जिनको आप बोल रहे थे उन्होंने 27 अरब में मेट्रो बनाया, आपने 110 अरब में बना दिया। उसके बाद आप बोलते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। 6 साल से
कंडीशन आ जाती हैं। कुंडी साहब, सेनेट इंतखाबात से पहले इस्तीफ़े देने की बातें हो रही थी, फिर सेनेट इंतखाबात में अब सरप्राइज़ देने की भी बातें हो रही हैं। अब कौन सी बात आपकी दुरुस्त मानने कि आपने इस्तीफ़ा देना है, हुकूमत ने इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना है, कि आप लोगों ने एक सेनेट का इंतखाबात में फ़तह याब होना है? कौन सी बात दुरुस्त मानी जाए? देखिए नदीम भाई, हमने बिल्कुल कहा था कि हम इस्तीफे देंगे और इस्तीफे चेयरमैन बिलावल ने कहा है कि ये एक एटॉमिक बम है और जब मौका आएगा पीडीएम एक फैसला करेगी कि हमने इस्तीफे देने हैं तो हम इस्तीफे देंगे। ठीक है, अब बात यह है कि आप कहते हैं इलेक्शन में क्या होगा। देखिए, इलेक्शन की शुरुआत ऐसे हुई कि देखें, जब हमने चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल दिया, हमने कहा आपने जल्दबाजी में शेड्यूल दिया, आप मेहरबानी करें, 2 दिन आपने टाइम दिए, लोगों ने अकाउंट खोलने, ट्रेवल डॉक्यूमेंट जमा कराने, सब कुछ। उन्होंने हमें फ़ोन किया, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब को, कि हम डेट नहीं बढ़ा सकते। फिर ये किसका फ़ोन आ गया कि आपको जो है आप तारीखें बढ़ा दें, क्योंकि पीटीआई वाले टिकटों में जो है आपस में लड़ पड़े थे। आप मुझे बताएं कि कहाँ से। अब हमने तो कुछ नहीं कहा, बलूचिस्तान में क्या हुआ, केपी में किन किन लोगों को टिकटें दी, हम पे तो इल्ज़ाम लगाते थे। ऐसे इनके पे भी इल्ज़ाम, इनके कैंडिडेट्स को देखें, अब मैं सबके नाम नहीं लेता हूँ। फिर सिंध में जो हुआ, इनके अपने लोग कर रहे हैं, अपोजिशन तो नहीं कह रही कि आप टिकट लें या दें या जो भी है, ये इनका अपना पार्टी का मामला है। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए जो मिसाल कायम करते हैं, फिर वो अपने ऊपर भी आप कायम रहें। लेकिन ये चीज़ अब देखें, अब आमिर लियाकत जैसे आज आ गए हैं, या फिर बाकी इनके अलाइज हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अलाइज को संभालना, अपने पार्टी मेंबरों को संभालना तो हर पार्टी का अपना काम है। मैं अपनी पार्टी के मेंबरों को संभालूंगा। अगर इनके अलाइज इनको वोट नहीं देते, किसी और जगह पे जाते हैं, अपसेट होता है, तो देखें अब इलेक्शन आ रहे हैं, आपकी सेनेट इलेक्शंस के बाद, और हम कोशिश करेंगे अपसेट करें। पीटीआई की कितनी नशिस्तें होंगी और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की कितनी नशिस्तें होंगी, क्या तवक्को है आपकी? देर मेरे पास तो वो नहीं है कि मतलब है कि पीटीआई जो है मेरे ख्याल में जो है वो लार्जेस्ट पार्टी होगी, सेकंड नंबर पीपीपी होगी, उसके बाद बाकी जमातें होंगी। लेकिन हमारी अपोजिशन जमातों की इंशाल्लाह ये कोशिश होगी कि चेयरमैन सेनेट की जो है वो इलेक्शन हम जीतें। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आप जीतें। अच्छा जनाब, अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। अली साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा। आपके जमात के अंदर सेनेट के जो नामजद उम्मीदवार हैं उसके ऊपर एक तनाज़ा चल रहा है, पहले तो उसी के ऊपर बात हो जाए, फिर ये फतह के झंडे गाड़ने के हवाले से भी आपसे भी पूछेंगे। अली साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो देर से आने पे माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि कुछ मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मुलाजमीन जिनकी रेगुलराइजेशन और नौकरी से निकालने या बहाली और इस तरह के मसाइल थे, वो आए हुए थे एहतजाज करने, तो उनसे मुलाकात में थोड़ा टाइम गुजर गया। ठीक है, इसलिए उस पर कोई बात नहीं, आप इस सवाल पे आ जाएं जल्दी से, क्योंकि अब टाइम बाकी थोड़ा होगा। कि आपके कुछ जो नामजद उम्मीदवार हैं उनके ऊपर तनाज़ा चल रहा है। अबड़ू साहब के ऊपर, अब्दुल कादिर को टिकट दिया गया, वापस लिया गया, फैसल वाडर, अब्दुल हफीज़ शेख के ऊपर, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिसके ऊपर तनाज़ा बन गया। क्यों? देखिए मलिक साहब, हमारी जमात एक डेमोक्रेटिक जमात है और इसमें हर किसी को अपनी राय की इजहार की आज़ादी है। और आपने देखा जहाँ पे कारकुनान ने एहतजाज किया वहाँ चेंज भी हुआ। यही फ़र्क होता है एक कारकुनान की जमात में, एक वर्कर्स की जमात में, एक डेमोक्रेटिक जमात में और एक बादशाहत वाली जमात में, कि वहाँ से जैसे कोई अनाउंस होता है कोई आवाज़ तक नहीं उठाने की जसारत करता। तो क्या आपको ख्याल है कि ये जो बाकी दो नाम हैं अभी हफीज शेख साहब का और सैफुल अबड़ू का, इसमें भी तब्दीली हो सकती है? जैसे अब्दुल कादिर का टिकट वापस लिया गया, वो आपकी जमात में उस दिन शामिल हुए थे जिस दिन आपने उन्हें टिकट दिया, उससे पहले वो आपकी जमात का हिस्सा भी नहीं थे। मलिक साहब, जाहिर है फैसला तो पार्टी लीडरशिप और हमारी जो कमेटी उसके लिए बैठी है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म साहब उस पर वो करेंगे। लेकिन मैं ये अगर इस वक्त ये कहूँ कि हफीज़ शेख साहब का टिकट चेंज होगा या नहीं होगा तो ये नामुनासिब होगा। उनको पार्टी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पार्टी एक मुनासिब समझेगी तो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस चेंज ने साबित किया कि लेकिन सर हाउ वुड यू जस्टिफाई, क्योंकि आप खुद क्योंकि एक सियासी अमल से यहाँ तक आए हैं तो आपको ये शायद सवाल एड्रेस करना आसान हो। हफीज़ शेख साहब 99 के मिलिट्री टेक ओवर के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथी थे,
फिर 2008 के बाद जो असम्बली बनी उसमें आसिफ अली जरदारी के साथी थे। 2013 में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पूरी कोशिश की कि PMLN की सपोर्ट मिल जाए, और अब आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर हैं। तो आप कैसे जस्टिफाई करते हैं ये सारी चीज़ें, ये सफ़र 20 साल का, और ये कैसे आप सेनेटरशिप इनको देंगे? मुशर्रफ के भी सेनेटर और वज़ीर, पीपल्स पार्टी के भी सेनेटर और वज़ीर, और अब आपके भी सेनेटर और वज़ीर। वैसे ये भी साबित करता है कि शेर साहब काबिल आदमी है। बहरहाल पार्टी लीडरशिप वो तो साबित करता है सर, कारकुनान की राय को मद्देनजर रखते हुए पार्टी कारकुनान की राय के मुताबिक जो है वो जो भी फैसला करेंगे वो होगा। हफीज शेख साहब देखें, ये इशू तो उस वक्त भी रेज हुआ जब उनको एडवाइजरशिप मिली और वो उन्होंने रिप्लेस किया असद उमर साहब को, तो उस वक्त भी यही इशू था। उन्होंने सर्व किया है मुख्तलिफ गवर्नेंस में, लेकिन ये क्वालिटी में बहरहाल है कि अगर हुकूमत के साथ हमारी हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले से पाकिस्तान की इकॉनमी की वो निकालें। बाकी सेनेटरशिप का फैसला तो जाहिर है पार्टी अपने करती है, लेकिन एक फ़र्क जो यहाँ हुआ है तहरीक इंसाफ में और बाकी जमातों में वो यही है कि जहाँ जहाँ कारकुनान ने किसी चीज़ पर रिजर्वेशन का इजहार किया, जहाँ उसको मुनासिब समझा गया और रिजर्वेशन सही साबित हुई, वहाँ चेंज भी हुआ है। डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो नून लीग ने भी ऐसे टिकट दिए सर, जो पैसे लेकर उन्होंने भी टिकट दे दिए? क्योंकि अब्दुल कादिर के ऊपर तो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम था, इसके अलावा कुछ चीज़ नहीं थी सामने आई। अब अबड़ुक साहब के ऊपर भी ये इल्ज़ाम चल रहा है। क्या नून लीग ने भी ऐसे बंदों को टिकट दिए हैं कि वसूली करके टिकट दे दिया? सर वो तो नून लीगियों को पता होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि बड़े बड़े काबिल लोग उनके जो है वो रह गए इस बार। मैं बड़ा हैरान हुआ कि कायद जो हैं उनके राजा जफरुल हक साहब नहीं आ रहे इस बार, और उनके और बड़े, अब मैं किसी की तारीफ करूंगा वो उसके लिए नुकसान बन जाएगा, लेकिन मैंने परफॉर्म करते देखा है बैरिस्टर अब्बासी को, जो उनके सेनेटर हैं। सेनेट में सारी लेजिस्लेशन ही वही कराते हैं। आज पता लगा है वो भी नहीं आ रहे, तो पता नहीं ये किसको ला रहे हैं, या फिर उनको लाना चाह रहे हैं जो कि जो नून में जो शीन के साथ नहीं है, शायद उनको लाना चाहते हैं, या पत्नी आपस की कोई लड़ाई लग रही है कि काबिल लोगों को हटाया जा रहा है। अच्छा, ये मिफ्ता साहब से इसका जवाब लेते हैं कि मुशाहिदुल्लाह खान है, परवेज़ रशीद हैं, साजिद मीर साहब के साथ इन्होंने इत्तेहाद के तौर पर उनको दिया होगा। आज़म नज़ीर तारड़ हैं जो इनके शायद मुख्तलिफ केसेस में वकालत भी करते हैं, और सादिया अब्बासी हैं, ये शायद खान साहब के हवाले से आपको इनके मुतालिक मालूम है। आपसे मिफ्ता साहब, ये जो पॉइंट आउट किए इशूज़ अभी अली साहब ने, आप इनको जवाब देना चाहेंगे? अली साहब का मैं एक तो सलाम करता हूँ और अली साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के जो हुकूमत के एम्प्लॉयज़ थे उनसे निगोशिएट करा, ना कि उनके ऊपर टीयर गैस मारी और फिर उसके ऊपर हंस के ये बात कही कि हम तो टीयर गैस ट्राई कर रहे थे। ये एक अच्छे आदमी है PTI में। तो देखें ना, ये बातचीत करके आए, ठीक है, कुछ अपनी बात मानेंगे, कुछ हुकूमत के अफसरान की बात मानेंगे, लेकिन उनके ऊपर तशद्दुद कम अज़ कम नहीं करना चाहिए, तो पिछले हफ्ते PTI कर रही थी। दूसरी, अली भाई के साथ मसला ये है कि वो क्योंकि माशाल्लाह ये इतने काबिल हैं और होशियार हैं कि हर बात का जवाब दे सकते हैं, तो इन्होंने ये भी जवाब दे दिया हफीज शेख का कि हाँ वो बड़ा काबिल है। जिस चीज़ को और लोग लोटा कहते थे अब इसको काबिलियत कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अली भाई को मेरा मशवरा है कि यार हर बात का जवाब ना दिया करो। और लोग क्या कहते हैं उसको, छोड़ दो। मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। और लोग क्या कहते हैं, छोड़ दो। मतलब सर अमूमन पाकिस्तान में तो एक थोड़ा सा ये लोटा है, थोड़ा सा गैर मौजूद वर्ड है, यही बात करी जाती है ना। अब मतलब ये कि पीपल्स पार्टी के तो तमाम वज़राओं को आप चोर बोलते थे, अब तो हफीज शेख को तो शिरीन मदारी साहिबा जो थी वो IMF का एजेंट बोलती थी। नहीं, एजेंट बोलती थी। अब वो आप उनको आप एजेंट बोलते थे, अब आप उनको जो है लेके आए, तो उसको आप जस्टिफाई ना करें, बस ठीक है। जहाँ तक सर ये बात करनी कि हमने किसको दिया है, हम देखिए हमने तो परवेज़ रशीद को, मुशाहिदुल्लाह खान को और साजिद मीर साहब को टिकट दिया है जनरल सीट्स पे। हमने तो ज़्यादा लोगों को टिकट भी नहीं दिया, क्योंकि मतलब हमें पता है कि हमारे तो ये हम बस में 3 हैं, इसके ऊपर हमारे कुछ MPs बच जाएंगे। तो लेकिन ये PTI वाले जो हैं, देखें ना, पिछली मरतबा भी ये PTI वाले बात करते हैं ख़रीद व फ़रोख्त की, तो पिछली मरतबा ये चौधरी सरवर साहब जो है वो सेनेटर बन गए थे, जबकि इनके पास MPs नहीं थे। आपको याद है बलूचिस्तान में इन्होंने क्या किया है, वो आप सबको पता है। आपकी कथा कलामी हो जाएगी सर थोड़ी सी, मैं एक बीपर कर लूँ। शकूर शाद साहब हमारे साथ हैं लियारी से। मैंने शकूर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शकूर साहब बहुत शुक्रिया। आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन लोगों पे जिनको नामज़द किया गया सेनेटरशिप के लिए, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं एक वर्कर क्लास का बंदा हूँ। सारी जिंदगी एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमने गुजारा है, बड़े नशे व फराद देखे इस मुल्क में। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? टाइम थोड़ा है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि वर्कर्स की भी एक इज्जत होनी चाहिए। वर्कर्स जितने सीनियर वर्कर्स यहाँ पड़े हुए हैं और आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं
जो वर्कर से कटे हुए अवाम में उनकी कोई जड़ें नहीं है। आप किसके मुतालिक इशारा है आपका? कोई पर्टिकुलर नाम बताएंगे कि आपको उस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है? मैं सिंध के दोनों जो है दोनों पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है। कौन कौन? अबरो साहब भी हैं और हमारे MNA जो है मिनिस्टर साहब फैसल वाडा साहब, ठीक है ना, दोनों पर है। दोनों पर क्या इतराज क्या है? क्यों इतराज है आपको सर? शकूर साहब इतराज क्यों है आपको? क्यों इतराज है आपको उन पे? क्या खराबी है? देखिए, पहला इतराज तो मुझे ये है कि फैसल वाडा कभी भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो जो है वो सेनेट की सीट भी जाया कर देगा और यहाँ पर वो जो दोबारा आप अगर बाई इलेक्शन होते हैं सेनेट के तो आप वो सीट नहीं जीत पाएंगे। पहला ये पार्टी इंटरेस्ट में ये बात है। दूसरी बात ये कि मैं 2.5 साल से उसको देख रहा हूँ असेंबली में, उसकी प्रेजेंस जो है वो 10 से 15% है और वो अब्दू साहब में क्या खराबी? अब्दू साहब में क्या खराबी? वो उसे सिंध की तंजीम के लोग जो है जो सिंध के लिए जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं वो सब उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं उन वर्कर के साथ खड़ा हुआ हूँ। क्यों खराब है? उसके खिलाफ क्यों है? क्या खराबी है उसमें? वर्कर्स के बहुत सारे इल्जाम एलिगेशन उन पर लगाते हैं कि एक पैराशूटर है, पार्टी के लिए वो खिदमत नहीं है जो बाकी लोगों तो सर अगर वोटिंग का दिन आ जाता है और आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप वोट करेंगे इन दोनों को? पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करेंगे? देखिए, मैं अगर ये नहीं माने गए तो मैं समझता हूँ भाई जमहूरी मेरा राइट है, ठीक है ना, कि मैं वो वोट देने उसे नहीं जाऊंगा। फिर आप वोट नहीं देंगे इन दोनों को? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, ये पार्टियों के अंदर ये है मसाइल, कुछ एक दो पार्टियां ऐसी ज़रूर आ जाती हैं वो पैराशूट लैंडिंग वाली, जिनके पास बहुत सारे करोड़ रुपए होते हैं तो वो बन जाते हैं। ये सारी जमातों में इश्यूज़ हैं। मैंने जब आपको कहा कि आपके साथ के साथ दो कैसे बन गए थे केपी असम्बली से, उस वक्त भी ये इशू था। देखिए नदीम भाई, मुझे बता दें आज भी उनको आए हुए 3 साल हो चुके हैं। अब आप बैरमन तंगी साहब का निकाल लें, एसेट्स निकाल लें कि उसके क्या एसेट्स हैं। आज भी वो पेशावर में गालिबन 8 मरले या उससे कुछ ज़्यादा के उसमें रह गया। आप रुबीना खालिद को देख लें, हमारी पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं, बहुत पुराने दोनों का सर तो आपको 17 बंदों ने पीटीआई से प्यार मोहब्बत में तो वोट नहीं दिया होगा ना। उसके अंदर बिल्कुल क्लियर था, वो वीडियो भी इस्टेब्लिश करती है और उस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन में थे, उन्होंने नाम लेके लोगों पे इल्ज़ाम आयद किया था, 20 बंदे फारिग किए। देखें वो तो अब मान भी नहीं रहे, 3 साल बाद तो वो नहीं मान रहे। देखें 3 साल तो बात तो नहीं, मैं तो आज भी कहता हूँ एक पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए, उसमें अगर मैं गलत हूँ मुझे नाहल कर दें, ताहयात जो भी गलत है नाहल कर लें, लेकिन एक इखलाकियात होनी चाहिए ना। अब अली मोहम्मद ख़ान साहब वगैरह जब हम पे इल्ज़ामात लगते थे, इन्हीं की पार्टी इन्हीं की जमात, ये लोग कहते थे कि ये रिज़ाइन करें, इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जब क्लियर हो जाए फिर आ जाएं। आज मैं ये कह रहा हूँ कि परवेज़ खटक साहब और जो हमारे स्पीकर साहब हैं उन पे इल्ज़ामात हैं, अपने MP ने लगाए, उस वक्त लगाए, अभी नहीं लगाए, उस वक्त लगाए हैं, तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए। पार्लिमानी कमीशन कायम होना चाहिए, जब वो क्लियर हो जाएं और जो गलत हैं उनको सजा होनी चाहिए, उसके बाद वो अपने ओहदे पे आएँ और बैठें। ये हम कह रहे हैं कि ये जो हमें दर्स दिया था पीटीआई के हमारे दोस्तों ने, कुंडी साहब ऐसा कोई दिखा सकते हैं, कोई मौजज़ा दिखा सकते हैं कि थोड़े वोट हैं आपके लेकिन सेनेटर ज़्यादा बन जाएं? क्या इस दफ़ा भी हो सकता है ये मौजज़ा? देखिए मैंने कहा कि हमारी 4 पार्टीज़ हैं, ANP है, JUI है, PMLN है, पीपल्स पार्टी, हमारे तकरीबन 38-39 मेंबर्स बनते हैं और हम उस पर जो है वो अपने कैंडिडेट्स लड़ाएंगे। हम जनरल पे भी लड़ाएंगे, हम टेक्नोक्रेट पे भी लड़ाएंगे, हम वुमेन सीट पे भी लड़ेंगे। इन तीनों सीटों पे जो है हम अपने जो है लड़ाएंगे और उसमें प्रायोरिटीज़ भी होती है, फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी जो भी है हम करें। लेकिन अगर ये चाहते थे कि अगर ये चीज़ ना हो, देखें हमने भी, हमारी जब हुकूमत थी हमने भी इलेक्शन कराया, जरदारी साहब ने उस वक्त जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने तमाम सियासी जमातों के साथ डायलॉग्स किए और जिनका जो हिस्सा बनता था उन्होंने बिला मुकाबला इलेक्ट करवाए सेनेटर्स। तो ये डायलॉग्स होते हैं, ये आपस में बैठते हैं। अब मतलब है कि अब ये तो बैठने नहीं चाहते, पीटीआई की तरफ अपोजिशन वालों के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। पब्लिकली MNAs जो हैं उन्होंने पोजीशन ले ली है, शकूर शाह साहब हैं, वो लियाकत साहब हैं, आमिर लियाकत साहब हैं, बहुत से लोग और हैं जो बोल रहे हैं इन कैंडिडेट्स के ऊपर। ये आपके लिए कोई अच्छा साइन नहीं होगा, आपकी इलेक्शन प्रोसेस में ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में तो ख़ास तौर पर असरअंदाज होगा। हफीज़ शेख और दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी। देखिए मलिक साहब, मैं पहले वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि बेहतर तो होता है कि आप पार्टी उमूर को मीडिया पे डिस्कस ना करें, पार्टी फोरम्स पे करें, लेकिन फिर भी अगर हुआ है तो साबित करता है किस जमात में जमहूरियत है, जहाँ से बात आती है। जहाँ खामोशी कब्रिस्तान जैसी, वहाँ किधर से कोई बात करेगा, वो तो सारे आंख के इशारे पे उठते बैठते हैं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है, पीछे सारी लीडरशिप खड़ी होती है,
एक डिस्क्वालीफाइड शख्सियत जिनका पाकिस्तान से बाहर क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पीछे सारी सीनियर लीडरशिप खड़ी है, तो उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये इश्यूज हैं, उसको पार्टी लीडरशिप देखेगी। लेकिन एक बात दोबारा करना चाहूंगा, चाहे आप कुछ भी कहें, वैसे एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो सेनेट इंतखाबात में पार्टी लाइन के खिलाफ टिकट दिया जा सकता है, ये पाबंदी नहीं है। पाबंदी आपकी लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाबात के मौके पर आयद होती है, या फाइनेंस बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आती है। यहाँ वो देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर पैसा ना लिया हो, करप्ट प्रैक्टिस ना हो तो अली साहब ये चैलेंज है आपकी जमात के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। मैं अर्ज करता हूँ, ओपन दें, छुप के ना दें। अगर आपको कोई चीज सही सच्ची लगती है, खड़े होकर बात करें। अच्छा काम दिन की रोशनी में करना चाहिए, रात के अंधेरे में नहीं। लेकिन एक और चीज, इमरान खान ने एक चीज साबित की है, वजीर आजम साहब ने, कि पाकिस्तान की सियासत में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों की खरीद फरोख्त के वो खिलाफ हैं, और उस पर बाकायदा एक्शन लिया। अपने 20 उन्होंने MPs फारिग किए, और अभी आईनी तरमीम भी लेके आए, ऑर्डिनेंस भी हमने दे दिया, और लॉ के लिए भी कोशिश की। ये लोग प्लान के किस तरफ हैं? क्या ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सियासत में ये मेंबरान की मेला मवेशियां और ये मंडी जो लगी होती है, इसको बंद करें? जमात के ऊपर बोझ ज्यादा है ना, आप तो तब्दीली का नारा लगा के आए हैं, तो अगर आपकी जमात से भी अब्दुल कादर को टिकट मिलना है तो फिर वो बाकी जमातें दे लें, फिर आपकी तब्दीली कहाँ गई? आपकी जमात के ऊपर बोझ ज्यादा है, क्योंकि आपने बहुत नारेबाजी की हुई है ना कि ये चोर डाकू हैं तो हम ईमानदार हैं। मैं तो अब भी कह रहा हूं कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है ओपन करवा लें। मैं आपके जो है इस बात से मैं आपके एग्री करता हूं मलिक साहब कि हम पे रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा है, और इसलिए हमने अपने इंतहाई पुराने वर्कर्स, एजाज चौधरी साहब, सैफुल्लाह नियाजी साहब और नवाज बप्पी साहब, खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ वर्कर्स को दिया है। सर और वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। अली मोहम्मद खान, मिफ्ता इस्माइल साहब और फैसल करीम, आप सबका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।